हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में समानता के अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि हमें किस चीज की समानता चाहिए। आप में से जिन लोगों ने समानता के इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा पहला वाला वीडियो देखा होगा, उन्हें यह पता होगा कि समानता के सिद्धांत को समझने के लिए हमने 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहला सवाल यह था कि हमें समानता क्यों चाहिए, और समानता के संबंध में हमारा दूसरा सवाल यह था कि समानता के कितने प्रकार या रूप हमें देखने को मिलते हैं। समानता के इन दोनों प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि हमें किस चीज की समानता चाहिए। अगर आपको इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझना है तो आपको समानता के टॉपिक से रिलेटेड हमारा पहला वाला वीडियो पूरा देखना होगा, जो कि समानता के सिद्धांत का हमारा पार्ट 1 है। अगर उस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको ये वाला वीडियो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। दोस्तों, लोगों के बीच समानता के सिद्धांत को लागू करने की किसी भी तरीके की कोशिश से पहले हमें इस सवाल को पहले जानना होगा कि लोगों के बीच में किन वस्तुओं की या किस चीज की समानता स्थापित करनी चाहिए। भैया, समानता बोलने भर से तो स्थापित समाज में नहीं हो जाएगी। सरकारें ऐसा क्या करें कि व्यक्तियों के बीच में या उस राज्य के नागरिकों के बीच में कम से कम असमानताएं हो या असमानताओं को कम से कम किया जाए। सरकारें ऐसी कौन सी नीतियां बनाएं, किन वस्तुओं या किन बातों की समानता लोगों के बीच में होनी चाहिए। इस प्रश्न के संबंध में विद्वानों के कई तर्क हैं, कई विचार हैं। इस पे विद्वान सहमत नहीं है। समानता के इस प्रश्न पर विद्वानों में कई तरीके की असहमतियां देखने को मिलती है हमको। इसलिए समानता को आमतौर पर मापने के लिए 3 आधार दिए गए हैं। वो 3 आधार पीछे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जिसमें से पहला है कल्याण की समानता, और दूसरा है संसाधनों की समानता, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, और तीसरा है सामर्थ्य की समानता, इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज। तो इन तीनों ही आधारों पर समानता को हम माप सकते हैं, और किस बात की समानता होनी चाहिए या किस चीज की समानता होनी चाहिए, इस पर 3 तरीके के विचारों को हम समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। हमें किस चीज की समानता चाहिए, इससे रिलेटेड तीनों विचारों में से अब हम बात करते हैं पहले विचार के बारे में, जो है कल्याण की समानता। कल्याण की समानता का समर्थन अधिकतर उपयोगितावादी विचारक करते हैं। उपयोगितावादी विचारक अर्थात यूटिलिटेरियन थिंकर्स, ये लोग मानते हैं कि हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि व्यक्ति का कितना कल्याण हो रहा है, और कल्याण से उनका मतलब यह है कि व्यक्तियों की कितनी प्राथमिकताएं या वरीयताएं अधिक से अधिक पूरी हो रही हैं, व्यक्तियों की कितनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में घर खरीदना चाहता है, कोई व्यक्ति अच्छी किताब लिखना चाहता है, कोई व्यक्ति महंगी दारू पीना चाहता है, कोई व्यक्ति अच्छा खाना खाना चाहता है। ये उस व्यक्ति की वरीयताएं हैं, ये उस व्यक्ति की इच्छाएं हैं। तो उपयोगितावादी विचारकों के अनुसार कल्याण की समानता से उनका अर्थ है कि व्यक्ति का किस मात्रा में कल्याण हो रहा है, और कल्याण व्यक्ति का तभी माना जाएगा कि उसकी कितनी इच्छाओं या उसकी कितनी प्राथमिकताओं की पूर्ति हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए की चाय पीने से ही संतुष्टि या सुखी महसूस करता है, और कोई व्यक्ति महंगी वाइन पीने में सुख का अनुभव महसूस करता है, तो उपयोगितावादी विचारक यानी कि कल्याण की समानता के समर्थकों के अनुसार दोनों में समान तरीके के कल्याण को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है, और दोनों की ही खुशी बराबर है। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए की चाय पीने से खुशी अनुभव कर रहा है और वाइन पीने वाला भी खुशी अनुभव कर रहा है महंगी दारू पीने से, तो फिर हम ये मान के चलेंगे, या कल्याण की समानता के समर्थक ये मान के चलेंगे कि दोनों की सुख जो है वो बराबर है। कल्याण की समानता के जो विचारक है वो ये, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है कि व्यक्ति के पास संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है या संसाधनों की कितनी संख्या लोगों के बीच में डिवाइडेड है। उससे उनका कोई सरोकार नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। कल्याण की समानता के समर्थक इस बात पे जरूर फोकस करते हैं कि व्यक्ति कितनी मात्रा में या कितनी मात्रा में सुख का अनुभव कर रहे हैं। अगर 10 रुपए की चाय पीने वाला व्यक्ति 500 रुपए की वाइन पीने वाले व्यक्ति के समान ही जो सुख का अनुभव फील कर रहा है, तो फिर कल्याण की समानता के समर्थकों के अनुसार दोनों समान हैं। कल्याण की समानता के समर्थक ये नहीं देखेंगे कि 10 रुपए की चाय जो है वो बहुत ही सस्ती है और 500 रुपए की चाय जो है 500 रुपए की जो वाइन है वो बहुत महंगी है। वो इस पे फोकस नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि दोनों का सुख कितनी मात्रा में इक्वल है, वो उस पे फोकस करेंगे। इससे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि कल्याण की समानता के समर्थक
वो ये भी मानते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी वरीयताएं तय करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति पर उसकी वरीयताएं या प्राथमिकताएं, उसकी जो प्रायोरिटीज है, उसको तय करने से संबंधित कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी प्रायोरिटीज खुद डिसाइड करे, और व्यक्ति अपनी प्रायोरिटीज जो है डिसाइड कर सके, इतनी उसको जानकारी भी होनी चाहिए, इतनी उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के पास में नॉलेज नहीं होगी, व्यक्ति के पास में जानकारी नहीं होगी, व्यक्ति के पास में शिक्षा नहीं होगी, तो वो अच्छी अपनी प्रायोरिटीज को बेहतर ढंग से डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए आपको एक बार फिर बता दूं कि कल्याण की समानता के समर्थकों के अनुसार व्यक्ति के कल्याण से मतलब उनका है कि व्यक्ति का कल्याण तभी माना जाएगा जब व्यक्ति की इच्छाएं, जो कि वो खुद डिसाइड करता है कि उसकी क्या इच्छा है, या व्यक्ति द्वारा डिसाइड की गई उसकी प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकताएं कितनी मात्रा में पूरी हो पा रही हैं, या वो अपनी इच्छाओं की कितनी मात्रा में पूर्ति कर पा रहा है। इसी आधार पर कल्याण की समानता के विचारक जो है व्यक्ति के कल्याण, कितनी मात्रा में उसका कल्याण हुआ है, इस बात को डिसाइड करते हैं। कल्याण की समानता के विचार की सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ा फ्लॉ तो यही है कि यह विचार महंगे शौक रखने वाले व्यक्तियों को, जो कि महंगी कारें रखना पसंद करते हैं या महंगे गहने रखना पसंद करते हैं, उनकी इच्छाओं को और ज्यादा बढ़ावा देता है, और उनको संतुष्ट करने के लिए, कल्याण के नाम पे उनको संतुष्ट करने के लिए उनको ज्यादा संसाधन देने की मांग करता है। और जो व्यक्ति सिंपल सादा सरल जीवन व्यतीत कर रहा है, उनको अपने हाल पे छोड़ देने की वकालत करता है। तो इस तरीके का विचार व्यक्तियों में भोग विलास की प्रवृत्ति या ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, और जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, उसको डिमोटिवेट करता है। तो इस तरीके का जो विचार है वो बहुत ही अलोकप्रिय हुआ, और विचारकों के जगत में इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। अब हम आते हैं हमें किस चीज की समानता चाहिए, इससे संबंधित अपने दूसरे विचार पर। दूसरा विचार है संसाधनों की समानता का विचार। इसके प्रमुख विचारकों में सबसे पहले नाम आता है जॉन रॉल्स का और रोनाल्ड डॉर्किंग का। इसको समानता का संसाधनवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें जो पक्षकार हैं इसके, वो ये फोकस करते हैं कि व्यक्तियों के बीच उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाना बहुत ही जरूरी है। तभी व्यक्ति अपना विकास कर सकेंगे और समाज में अधिक से अधिक समानता लाने का प्रयास किया जा सकता है। इस विचार को समझने के लिए हमें रोनाल्ड डॉर्किंग के विचार को समझना बहुत ही आवश्यक है। रोनाल्ड डॉर्किंग एक वितरण योजना के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें संसाधनों का वितरण निष्पक्ष तरीके से हो। मतलब रोनाल्ड डॉर्किंग कहते हैं कि एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जिससे समाज में सभी जरूरी संसाधनों का वितरण समान रूप से पहले कर दिया जाना चाहिए, और उसके बाद सभी को अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर देना चाहिए। और रोनाल्ड डॉर्किंग ऐसी मूलभूत जरूरी संसाधनों को प्राथमिक वस्तुओं का नाम देते हैं और समाज में उनके समान वितरण को स्वीकार करते हैं। रोनाल्ड डॉर्किन ने अपने सिद्धांतों की रचना के लिए अपने सबसे पहले एक काल्पनिक स्थिति की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। उनके विचारों को समझने के लिए आइए पहले हम उनके द्वारा निर्मित उस काल्पनिक स्थिति को एक बार ठीक से समझते हैं। रोनाल्ड डॉर्किन के विचारों को समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि हम एक समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे हैं, और अचानक वो समुद्री जहाज खराब हो जाता है, और समुद्र में बहते हुए वो एक ऐसे सुनसान टापू पर पहुंचता है जहां पर पहले से कोई लोग नहीं रहते हैं। लेकिन हम ये भी कल्पना करेंगे कि हम बहुत दिनों तक उसी टापू पे अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं, और उस टापू में इतने संसाधन आराम से मौजूद है कि हम अपना जीवन व्यतीत कर लें। परंतु हम लोगों की अलग अलग जीवन में लक्ष्य होते हैं, और हम संसाधनों को सब में बराबर बराबर बांटें, इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। वो व्यक्ति सभी लोगों में संसाधनों का समान वितरण करता है। लेकिन संसाधनों का सभी लोगों में समान वितरण हो, इसके लिए नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नीलामी प्रक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, हम जीवन में सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, जीवन में सबकी वरीयताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए हम लोगों को उनकी वरीयता अनुसार या उनकी प्राथमिकता अनुसार ये मौका देते हैं कि वो चुन सके उन संसाधनों को जिसको वो खरीदना चाहते हैं या जिसके माध्यम से वो अपना विकास करना चाहते हैं। इसलिए हम एक नीलामी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 क्लेम शेल्स देते हैं। ये 100 क्लेम शेल्स जो है, ये 100 क्लेम शेल्स जो है, एक तरीके की मुद्रा है।
ये व्यक्तियों को इसलिए दिए गए हैं कि जब भी संसाधनों की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो व्यक्ति अपनी वरीयता, अपनी प्राथमिकता या अपनी पसंद की संसाधनों के लिए बोली लगा सके उस नीलामी प्रक्रिया में और अपने संसाधनों को खरीद ले। देखिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खेती करना चाहता है और उसे अच्छी फसल उगानी है, तो व्यक्ति अपने 100 क्लेम शेल्स में से अपने क्लेम शेल्स का अधिकतर हिस्सा एक खेती लायक भूमि खरीदने में खर्च करेगा। परंतु कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो समुद्र के पास, समुद्र किनारे बैठ करके वहां का आनंद लेना चाहता है उस जगह के लिए, तो वो अपने 100 क्लेम सेल्स का एक बड़ा हिस्सा समुद्र किनारे जमीन खरीदने पे खर्च कर सकता है। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो उस टापू पे डेयरी फार्म खोलने की सोचे, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि एक ऐसी भूमिका का चयन करेगा जहां पर वो अपने पशुओं को चरा सके या अपने पशुओं के चारे के लिए जो भी है घास या अन्य चीजें उगा सके। इस तरह व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अपने पसंद के संसाधनों के लिए बोली लगाएगा। एक बार नीलामी प्रक्रिया खत्म होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों को अन्य व्यक्ति के साथ बदलना नहीं चाहेगा। अगर नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद संसाधनों को दूसरे व्यक्ति के तुलना में कम समझता है या नाखुश है, तो हम समझेंगे कि ईर्ष्या परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। ईर्ष्या परीक्षण क्या है? ईर्ष्या परीक्षण, ईर्ष्या परीक्षण जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा फील करता है नीलामी प्रक्रिया खत्म होने के बाद कि उसके पास जो संसाधन है वो दूसरे के मुकाबले कम है या अच्छे नहीं है, और अगर उसे मौका मिले तो वो दूसरे के संसाधन के समूह को या संसाधनों के एक समूह को ज्यादा लेना चाहेगा अपने की तुलना में, तो हम मानेंगे कि ईर्ष्या परीक्षण सफल नहीं हुआ है। अगर नीलामी प्रक्रिया पूरे होने के बाद लोगों को यह लगे कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है वो बेस्ट है, अच्छे हैं, तो हम ये मानेंगे कि ईर्ष्या परीक्षण सफल हुआ है और अब लोगों को समान, सभी व्यक्तियों को समान मानते हुए व्यवहार किया गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जो भी असमानता है वो उनके संसाधनों को लेकर है या संसाधनों के आधार पर है, जो कि उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्हें प्राप्त हुए हैं। अब अपनी इस कल्पना को वास्तविक दुनिया पे अगर हम लागू करें तो ये सोचना बड़ा ही मुश्किल है या बड़ा ही असंभव है कि सभी व्यक्तियों में समान प्रतिभाएं या समान योग्यताएं होती हैं। व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की योग्यताएं और अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं पाई जाती हैं। हो सकता है कुछ व्यक्तियों में शारीरिक रूप से अपंगता हो, कुछ व्यक्ति शारीरिक रूप से सामान्य लोगों की तुलना में कमजोर हो, तो ऐसे में जो व्यक्ति मान लीजिए अपाहिज है या किसी की आंखों की रोशनी कम है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, वो सामान्य लोगों की तुलना में तो कमजोर स्थिति में है, और अगर उसे नीलामी प्रक्रिया में 100 क्लेम सेल्स दिए जाएंगे तो अपने वो 100 क्लेम सेल्स का उपयोग वो अपनी शारीरिक जरूरत या शारीरिक अपंगता को पूरा करने में लगाएगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई महिला है, वो शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वो अपने क्लेम सेल्स का अधिकतर हिस्सा व्हील चेयर्स खरीदने में या किसी बैसाखी को खरीदने में खर्च करेगी। ऐसे में उसने अपने क्लेम सेल्स का अधिकतर भाग अपनी प्राकृतिक कमी को पूरा करने में लगा दिया। और जो सामान्य व्यक्ति है वो तो क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है और वो पूरी तरीके से शारीरिक रूप से समर्थ है, तो वो अपने क्लेम सेल्स का अधिकतर हिस्सा क्या करेगा? अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की करेगा। तो ऐसे में जो जो अपाहिज विकलांग महिला है उसकी स्थिति तो खराब हो गई। तो क्या किया जाए कि प्राकृतिक रूप से जो भी दुर्भाग्यवश, जो भी शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन लोगों को समान व्यक्तियों के मुकाबले बराबर लाने के लिए क्या ऐसी योजना अपनाई जाए? क्या ऐसा किया जाए कि दोनों को समान स्थिति में रख करके हम लोग मौका दें, अवसर दें कि वो अपने लिए अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार समान संसाधनों को चुन सके और अपने व्यक्तित्व का या अपनी जीवन का विकास कर सके। अब डॉर्किन क्या करते हैं कि प्राकृतिक रूप से विकलांग या दुर्भाग्यशाली लोगों को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में बराबर लाने के लिए एक बीमा योजना प्रस्तुत करते हैं। इस बीमा योजना का क्या मतलब है? इस बीमा योजना का यह मतलब है कि जब भी नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उससे पहले सभी जो सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन है, वो लोग क्या करेंगे? अपने 100 क्लेम सेल्स में से कुछ 25 या 30 क्लेम सेल्स उन लोगों के लिए अलग से रख देंगे जो कि प्राकृतिक रूप से विकलांग है, और ऐसे में 25 से 30 क्लेम सेल्स विकलांग लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब जब इस तरीके के क्लेम सेल्स उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो पहले इन एक्स्ट्रा क्लेम सेल्स से वो विकलांग व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में
अपनी प्राकृतिक जरूरत या प्राकृतिक अपंगता को कम से कम करने के लिए उपयोग करेगा और उसके बाद बाकी के बचे क्लेम सेल से वो अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अपने संसाधनों का चुनाव कर सकेगा, जिससे कि हम ये मान लेंगे कि व्यक्तियों के बीच में समान व्यवहार किया गया है। इसीलिए डॉर्किंग ये बीमा योजना प्राकृतिक रूप से विकलांग लोगों को और सामान्य लोगों को बराबर लाने के लिए प्रस्तुत करते हैं, जो कि नीलामी प्रक्रिया से पहले उपयोग में लाई जाएगी। इसके बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद हम ये मानेंगे कि सभी के साथ समान व्यवहार किया गया है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल को अप्लाई करें तो डॉर्किन इस बात का समर्थन करते हैं कि राज्य को अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए थोड़ा, जिससे कि गरीब व्यक्तियों के कल्याण के लिए उस टैक्स का उपयोग किया जा सके। जो प्राकृतिक रूप से या फिर सामाजिक असमानता के चलते गरीब रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनके लिए राज्य को कुछ अलग से संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए, जो कि हमें अमीरों पे टैक्स लगाकर प्राप्त होंगे। इस तरह समानता का संसाधनवादी दृष्टिकोण इस बात का बिल्कुल समर्थन करता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में व्यक्तियों के बीच फैली असमानताओं को ठीक करने की जिम्मेदारी राज्य पर आती है और राज्य को ही ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि शारीरिक या फिर सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के को अलग से संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उनके लिए अलग से पॉलिसीज बनाई जाए, ताकि वो लोग समाज में सामर्थ्यवान और प्रतिभावान व्यक्तियों के बराबर आ सके और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज में एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। हमें किस चीज की समानता चाहिए, इससे रिलेटेड आप आते हैं अपने तीसरे दृष्टिकोण की तरफ। ये तीसरा दृष्टिकोण क्या है? वो है सामर्थ्य की समानता का दृष्टिकोण, यानी कि इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी। इस दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? अमर्त्य सेन कहते हैं कि समानता के सिद्धांत के जितने भी पक्षकार हैं, जितने भी विचारक हैं, उन लोगों को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि व्यक्तियों के पास उनके पास उपलब्ध जो भी संसाधन है उनको उपयोग करने की उनके अंदर कितनी क्षमता मौजूद है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वाले विचार में पढ़ाया ही था कि जो डॉर्किन है वो कहते हैं कि व्यक्तियों के बीच में प्राथमिक वस्तुओं यानी कि जरूरी मूलभूत वस्तुओं का समान रूप से बंटवारा करने के बाद उनको खुला छोड़ देना चाहिए और उनको अपनी प्रतिभा अनुसार अपने विकास का पूरा अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। लेकिन अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि हमें इस बात पे सिर्फ फोकस नहीं करना चाहिए कि व्यक्तियों के बीच संसाधनों का किस तरह वितरण किया गया है, बल्कि इस बात पे फोकस करना चाहिए कि व्यक्तियों के अंदर उन संसाधनों का ठीक तरीके से उपयोग करने की क्षमता भी उपलब्ध है, उनके अंदर क्षमता भी मौजूद है। इस बात पे फोकस करना चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए अगर अगर हम देखें कि अगर हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे देश के किसी क्षेत्र में साक्षरता दर की बहुत कमी है, तो जो जॉन रॉल्स है या रोनाल्ड डॉकिंग है वो ये कहेंगे कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी देश के किसी विशेष क्षेत्र में साक्षरता दर की कमी है लोगों में, तो वो क्या करेंगे, वहां पर शिक्षा सेवा उपलब्ध कराने की मांग करेंगे और वहां पर किताबें यानी कि जरूरी शैक्षिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की मांग करेंगे, जैसे कि किताबें हो गया, ठीक है, बाकी सारी चीजें हो गया। लेकिन अमर्त्य सेन क्या करेंगे, वो फोकस करेंगे कि उनके अंदर हम किस तरीके से पढ़ने लिखने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, उनका मेन ध्यान इस पे होगा। अब जैसे कि इस पे एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है कि हम लोग कई बार खबरों में सुनते हैं कि इंडिया में आपने कई तरीके के ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे कि किसी विशेष स्कूल में जो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी क्लास की किताबें जो है वो पढ़ने में असमर्थ हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि सरकारों ने क्या किया, बच्चे पढ़ लिख सके इसके लिए उनको स्कूल मुहैया करवाए, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता दी और जरूरी किताबें उपलब्ध करवाई। लेकिन सरकारों ने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि उनके अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता डेवलप भी हो पा रही है नहीं। तो इसका जो रिजल्ट हमको देखने को मिला कि इंडिया में ऐसे कई से केसेस हमको सुनने को मिलते हैं कि 5th क्लास के स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं वो 2nd क्लास की स्टैंडर्ड्स की किताबें ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो अमर्त्य सेन है मूलतः इसी बात पे फोकस करते हैं कि हमें संसाधन उपलब्ध तो करवाना ही चाहिए, परंतु इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि व्यक्ति उन संसाधनों को ठीक तरीके से उपयोग कर सके, ऐसी क्षमताएं उसमें डेवलप हो सके। अगर व्यक्ति के पास संसाधन होंगे परंतु उसका सही तरीके से उपयोग करने की नॉलेज उसके पास नहीं होगी या क्षमता उसके पास नहीं होगी, तो कैसे उन संसाधनों का ठीक तरीके से उपयोग करके अपने आप का डेवलपमेंट कर सकेगा या अपना डेवलपमेंट कर सकेगा। तो इसीलिए मूल रूप से यही कह रहे हैं अमर्त्य सेन की व्यक्तियों की कैपेबिलिटीज, सामर्थ्य के विकास पे अधिक ध्यान दिया जाए और सरकारें ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि व्यक्तियों के सामर्थ्य में, व्यक्तियों की कैपेबिलिटीज में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके और उससे व्यक्तियों के बीच में, समाज में अधिक से अधिक समानता स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और समानता के टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 3 में
वीडियो के पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, अवसर की समानता के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हम कंपैरिजन करेंगे इसका परिणाम की समानता के विचार के साथ जो कि है इक्वेलिटी ऑफ आउटकम। तो हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए समानता के अपने सिद्धांत को समाप्त करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।